इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। ये क्या है, एक मिरर है, एक दर्पण है। दर्पण पे हम कोई लाइट को डालते हैं तो वो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है ना। तो यही है कि यह हुआ घटना है जब प्रकाश की किरण किसी भी सतह पे पड़ती है तो वो क्या होता है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। तो इसी को हम प्रकाश के परावर्तन बोलते हैं। इसके दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन को। तो देखिए इसमें क्या है कि जो किरण आ रही है दर्पण से टकरा रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो मुड़ रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और एक रेखा है जो कि दर्पण के अभिलंब है 90 डिग्री पे, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो पहला नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, एक ही बिंदु पर मिलता है। ठीक है, ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। दूसरा नियम क्या है कि जो भी एंगल है ना, ये कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखेंगे। ठीक, तो इसमें जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम है ना, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अपवर्तन क्या होता है। कि देखिए हम एक माध्यम लिए हवा लिए हैं और दूसरा माध्यम लिए हैं पानी लिए हैं, और बीच में एक सतह है जो हवा और पानी को अलग कर रहा है। तो हवा से रोशनी जा रहा है पानी में, तो क्या होता है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, यहाँ देखिए, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना किसी सतह से टकरा कर, तो यही जो घटना होता है ना, इसको बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता है कि एक माध्यम से जैसे हवा से आई किरण, फिर हवा में टकरा के वापस हो जाते थे, इसको बोलते हैं परावर्तन। अपवर्तन में क्या होता है कि हवा से आई किरण और सतह से टकरा के ये जो है ना इधर आगे दूसरे मीडियम में आगे पानी में, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। तो जब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी सतह से टकरा के प्रवेश करती है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन बोलते हैं। ठीक, ये नियम। तो इसके अपवर्तन के भी दो नियम होता है। पहला सेम होता है जो कि परावर्तन में होता है। तो इसमें देखो आपतित किरण, जो किरण सतह पे पड़ रही है, अपवर्तित किरण जो सतह पे पड़ के नीचे आ जा रही है पानी वाला मीडियम में, और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर लाई करती है। और इसका जो दूसरा नियम होता है ना, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण, तो आपतन कोण और परावर्तन सॉरी आपतन कोण और आपतित कोण के अनुपात को हम, एक कांस्टेंट होता है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई बट साइन आर क्या हो गया, ये एक कांस्टेंट हो गया ना, स्थिरांक, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि दूसरे नियम को बताता है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज है। दो शब्द मैंने लिखा हूँ। देखिए, एक होता है सरल माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो सरल माध्यम जैसे आपका हो गया, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, जैसे पानी हो गया, उसके बाद ग्लास हो गया। तो इसका जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना,
और विरल माध्यम हो गया हवा हो गया। तो जब भी सूरज की किरण या कोई भी लाइट जो है ना सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या चीज होता है, तो जो ये किरण है ना इसको बोलते हैं ये किरण क्या होता है, अविलंब से दूर भाग जाता है। जब भी किरण अ, सघन मीडियम से विरल मीडियम में आएगी तो वह क्या होता है, अविलंब से दूर भाग जाता है। और दूसरा क्या है कि जब लाइट जो है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, मतलब हवा से पानी या फिर हवा से ग्लास में आएगा तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ये इसका दूसरा नियम है, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम जैसे कांच पानी से विरल माध्यम हवा में जाएगी तो अपवर्तित किरण, वही अपवर्तित किरण जो हुआ वह अविलंब से दूर भागेगा। जब ये अविलंब से दूर भागेगा तो जो इसका ये कोण था आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो इसमें इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना इस केस में। और दूसरा क्या था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अविलंब के पास आ जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, जो आ, अपवर्तित कोण है ना छोटा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अपवर्तनांक अभी जो आपको एक्सप्लेन किए ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो मान के चलिए कि ये एक सतह है, इसके ऊपर आ, यहाँ पे कांच है और इसके नीचे यहाँ पे जो माध्यम है हवा है। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होगा, प्रकाश की गति होगा, वो क्या होगा, कम होगा ज्यादा, कम होगा। और हवा में प्रकाश की गति क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम प्रकाश की गति का अनुपात लेके भी हम अपवर्तनांक को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइट जो है ना n/1 का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश के किरण दो माध्यम से, मतलब इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है, दो माध्यम से एक माध्यम में जा रहा है। तो n/1 क्या हो गया, इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है तो इसका क्या है कि ये माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, जो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल थी, कांच में प्रकाश की चाल थी, बट माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। तो एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है, दो मीडियम होता है ना, तो उसमें पहला जो मीडियम होगा वह हवा होगा, हवा माध्यम होगा, और दूसरा कोई भी मीडियम होगा कांच मीडियम होगा। तो इससे हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाती है। डिफिनेशन भाई, यदि माध्यम 1 हवा हो और माध्यम 2 कोई अन्य माध्यम हो तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। तो माध्यम 1 में आपको हवा हवा में प्रकाश की चाल आ जाएगी, माध्यम 2 में आप जो भी वस्तु ले रहे हो उसकी चाल आ जाएगी, ठीक। यहाँ पे देख लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो कि हवा में होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे जैसे एब्सोल्यूट इसको बोलते हैं, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या हो गया, प्रकाश की चाल हवा में बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक। और ये जैसे आ सकती है कि ऑब्जेक्टिव में कि जल में अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33
कांच यानी ग्लास में अपवर्तनांक कितना आता है 1.52। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लास में जो अपवर्तनांक है वो पानी के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा कि कंपैरिजन की ग्लास का ज्यादा होता है वाटर से। ठीक। और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उससे पहले हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक ना, इससे भी बहुत सारी क्वेश्चन आती है। ठीक। हम्म। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है ना, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल नाम से आपको समझ में आ जाएगा अवतल दर्पण क्या होती है। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अवतल मतलब अंदर से धसा हुआ होता है। ठीक ना, इसका परिभाषा क्या होता है कि इसकी परावर्तन सतह जो है ना, जहां पे लाइट पड़ेगी वो अंदर की ओर धसा होता है। तो देखिए, है ना, ये पॉलिश्ड सरफेस है, सतह, इधर से किरण आएगा, किरण कहाँ पे जाके गिर रहा है, जो अंदर में धसा हुआ है उस पे गिर रहा है ना। ठीक। तो इसका परिभाषा क्या मैंने आपको बताया, इसका परिभाषा आता है कि अवतल दर्पण का कि इसकी परावर्तन सतह जहां पे किरण टकराएगी वो अंदर की ओर धसा हुआ रहेगा। ठीक। और दूसरा आता है उत्तल दर्पण, उठा हुआ, मतलब जहां पे प्रकाश की किरण गिरेगी वो सतह क्या होगा, उठा हुआ रहेगा ना। ठीक। तो बहुत सारा की पॉइंट है जिसे पता होना चाहिए कि आ जाएगा परिभाषा में कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ये सब आपको आनी चाहिए। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ध्रुव है ना, ध्रुव जो आपका मिरर है उसके बीचों बीच वाला बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। तो ध्रुव क्या होगा, मिरर को दो भागों में बांटता है, तो ध्रुव वो बिंदु है जो मिरर पे के सतह पे पड़ता है। तो ये सिर्फ ऐसा बिंदु है जो मिरर के सतह पे पड़ता है, याद करना पड़ेगा कि सिर्फ ध्रुव दर्पण के सतह पे होती है। बाकी सारे चीज जैसे वक्रता केंद्र यहाँ पे हो गया, फोकल फोकस यहाँ पे हो गया, सब कुछ क्या होता है दर्पण के बाहर होता है। ठीक। तो यहाँ पे सब का परिभाषा हम लिख दिए हैं, डायग्राम बना के समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ध्रुव क्या है कि जो गोलीय दर्पण है, ये देखिए ये गोलीय दर्पण है, इसका बीच वाला जो बिंदु है इस सतह पे इसको बोलते हैं ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव बोलते हैं। ठीक। ये मिरर के सतह पे पड़ता है, रहता है। वक्रता केंद्र, तो जो मिरर है वो किसी गोलीय दर्पण से मिलके बना होगा ना, तो जो उस गोला का जो केंद्र होगा ना, बीच वाला बिंदु, उसी को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो यही हो गया गोलीय दर्पण, जो गोले से बना होता है उसकी केंद्र को वक्रता केंद्र हम बोलते हैं। ठीक। बाकी फोकस तो हम आपको बता दिए हैं ना कि ये कोई गोलीय दर्पण है, यहाँ पे इसके बीच में आपको क्या होगा, ध्रुव होगा, और ये जिस गोला से मिलके बना होगा उसका केंद्र आपको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र होगा। तो फोकस बिंदु क्या होता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो एक बिंदु होगा ना उसको बोलते हैं हम फोकस बोलते हैं। ठीक ना, बाकी वही हो गया। फोकस दूरी क्या होगा, ध्रुव ध्रुव और फोकस पॉइंट के बीच का जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये वाला फॉर्मूला भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे आ जाएगा कि वक्रता त्रिज्या जो आर है और एफ फोकल लेंथ में क्या संबंध है। तो वक्रता, देखिए ये हो गया वक्रता त्रिज्या आर हो गया, और ये हो गया फोकल लेंथ। तो
वक्रता त्रिज्या इक्वल टू होता है 2 गुना फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आपको क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। सही बात है। अभी मैं समझेंगे न्यूमेरिकल आ सकता है कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे अगर किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 25 है, मतलब R 25 है, तो उसका फोकल लेंथ कितना हो गया, एफ कितना होता है, R/2 होता है ना, तो 25/2 12.5। ठीक, वही है। दूसरा क्वेश्चन सेम फॉर्मूला पे है कि बताया गया है कि अगर किसी गोलीय दर्पण का फोकल लेंथ f5 है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा। हम क्या जानते हैं, वक्रता त्रिज्या इक्वल टू क्या, तो 2 गुना फोकल लेंथ होता। तो 2 गुना फोकल दूरी कितना है, 5, तो 10। अब हम जानेंगे कि इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह कैसे होता है, उसका नेचर क्या होता है, वास्तविक होता है, रियल होता है, कि बस इमेजिनरी होता है, वर्चुअल होता है, क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि इसमें क्या होता है ना, अवतल दर्पण में वास्तविक इमेज बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी, लेकिन ये उल्टा होगा और इसका आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनती है उल्टा और आकार में छोटा, बड़ा और बराबर हो सकता है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाती है, लेकिन इसका जो इमेज होता है ना, प्रतिबिंब, ये सीधा होता है, लेकिन ये हर हमेशा छोटा बनता है। ठीक, बाकी यूजेस, जैसे यूज है, प्रयोग है ना, अवतल दर्पण का क्या प्रयोग है, उत्तल दर्पण का हम क्या जानते हैं कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और इसका जो इमेज होता है ये छोटा, बड़ा और बराबर भी हो सकता है। इसीलिए जहाँ पे लोग दाढ़ी मूंछ कटवाता है ना, शेविंग करवाता है, उसमें हम इसको यूज करते हैं। बाकी टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट में भी हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो लिखिए, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है और इसका प्रयोग चेहरा को बड़ा बनाने के लिए भी किया जाता है, सेविंग मिरर में भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आया कि इनमें से किस टाइप का इमेज, क्या बोलते हैं, किस टाइप का मिरर दर्पण सेविंग के लिए किया जाता है, तो आपको उत्तल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण बताना हो। उत्तल दर्पण का एक इम्पोर्टेंट यूजेज है कि गाड़ी का जो रेयरर शीशा लगा होता है ना, जिससे हम उस गाड़ी से पीछे जो भी गाड़ी आ रहा है उसको देखते हैं, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। बाकी यहाँ पे फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र है, बाकी यहाँ फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र है, याद कर लेना। दर्पण सूत्र में प्लस का चिन्ह आता है, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। तो U क्या हो गया, U हो गया जो भी ऑब्जेक्ट आप रखे हो, बिंब रखे हो, उसकी दूरी मिरर से, और भी क्या हो गया, प्रतिबिंब जो बना उसका दूरी 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/आप। लेंस का सूत्र में याद रखना, यहाँ पे माइनस हो जाता है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/आप। आप क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक आवर्धन क्या होता है। आवर्धन क्या होता है कि जो आपका ये अनुपात होता है, इसको आम से डिनोट करते हैं, जो भी प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई बट जो भी ऑब्जेक्ट रखे हो, बिंब रखे हो, उसकी ऊंचाई, दोनों को अगर भाग दोगा तो अपवर्धन हो जाएगा, अपवर्धन निकल जाएगा। तो अपवर्धन क्या हो गया, ऐसे लिखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई की जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्धन बोलते हैं। बाकी इसका दूसरा भी परिभाषा है कि बिंब की दूरी, जो भी इमेज बना, जो भी बिंब की दूरी है बट प्रतिबिंब की दूरी, इसको बोलते हैं अपवर्धन। थैंक यू। तो एक चीज याद रखिएगा कि अपवर्धन, जैसे कि अवतल दर्पण का जो अपवर्धन होता है ना, वो होता है नेगेटिव में, और उत्तल दर्पण का जो अपवर्धन होता है वो होता है पॉजिटिव में। और एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे अवतल दर्पण हो गया ना, तो इसमें क्या है कि लाइक इसका जो
फोकस दूरी होता है, उसके बाद बीम दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये नेगेटिव में होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का बीम दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी ये सब पॉजिटिव में होता है। थैंक यू।